मेरी फूफी प्रेग्नेंट हो गई थी और उनकी देखभाल के लिए अम्मी ने मुझे फूफी के घर पर भेज दिया। मेरी फूफी उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। दिखने में हम एक जैसे ही लगते थे, लेकिन फूफी के मुकाबले मेरे फूफा जी एक बड़ी उम्र के हटकट्टे ताकतवर मर्द थे। मैं सोचती थी कि फूफी कैसे बर्दाश्त करती होगी फूफा जी को। फूफा जी के घर रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। एक रात खाना खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धोकर अपने बेडरूम में आई तो सोचा कि नहा धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अलमारी से अपना सूट निकाला और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे रोशनदान से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन कौन था? हो सकता है फूफा, और फूफा तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने इसे अपना वहम समझा और नहाने में मशरूफ़ हो गई। मैं काफ़ी दिन से रुकी हुई थी। सोचा क्यों ना आज अकेले ही प्रोग्राम कर लिया जाए। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैं वही दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो रोशनदान पर नज़र पड़ते ही मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि सामने फूफा जी मुझे देख रहे थे। मैं उसी वक्त नहाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद फूफा जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतनी खूबसूरत लड़की भी रहती है। फिर फूफा जी ने ज़बरदस्ती मुझे बेड पर लेटा दिया और फिर मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको को ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम शबनम है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। दरअसल मेरे फूफी हमेशा से हम सबके साथ ही रहती थी। मेरे फूफी और मेरे उम्र में सिर्फ 8 साल का ही फ़र्क था। दादा के इंतकाल के बाद फूफी की सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई थी। हमारे बीच बिल्कुल सहेलियों की तरह ही बातचीत होती थी। मेरी फूफी की शादी के वक्त मैं सिर्फ 17 साल की ही थी। मैं अपनी फूफी से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि मुझे उनसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा अलगाव था। इसलिए उनकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरे फूफा जी ने मेरे फूफी को रुखसती के वक्त मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कसकर गले लगाकर मेरी पीठ सहलाने लगे और प्यार से मुझे समझाते हुए कहने लगे कि शबनम, रोने की क्या बात है? तुम्हारा जब भी दिल करे तुम हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी। मैंने कहा कि फूफी तो शादी करके दूसरे शहर चली जाएंगी। तो फूफा जी कहने लगे, तो क्या हुआ? तुम्हारी फूफी कौन सा मुल्क छोड़कर जा रही हैं? दूसरे शहर ही तो जा रही है। तुम जब चाहो तब आ जाना, और जब भी तुम अपनी फूफी के पास आओगी तो मैं तुम्हें खुद पूरा शहर घुमाऊंगा। फूफी रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में अब यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी फूफी के पास जाऊंगी और शहर घूमूं फिरूंगी, मजे करूंगी। और एक दिन फूफी और फूफा हमारे घर पूरे 1 साल के बाद आए थे। मेरी फूफी बहुत खुश लग रही थी। मेरे फूफा जी फूफी से बहुत प्यार करते थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। मेरे फूफा जी बहुत ही और प्यार से बात करने वाले इंसान थे। इतने दिन वह हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे ही घूमते रहे और मेरा बहुत ख्याल रखते रहे। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट और तोहफे भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। फूफी तो 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर वापस अपने घर चली गई थी और 3 महीने के बाद एक दिन फूफी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मेरी अम्मी और पापा बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे घर खुशी की खबर आई थी। क्योंकि फूफी खुश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और वह अम्मी से कहने लगी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती। उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। ये सुनकर अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो वह कहने लगी कि काश मेरी सास जिंदा होती तो मुझे ऐसी परेशानी ना होती। ऐसे वक्त में किसी का साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे साथ साथ मेरी फूफी भी मेरी अम्मी की लाडली थी। उनकी बात सुनकर अम्मी ने फूफी से हमारे घर ही आकर रहने को कहा, लेकिन वह कहने लगी कि इमरान उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और डॉक्टर ने भी उन्हें ऐसी हालत में लंबा सफ़र करने को मना किया है। और अगर फूफी आ जाती है तो फूफा जी और उनके पापा को खाने पीने की परेशानी हो जाएंगी।
और वैसे भी कोई 1-2 महीने की बात तो नहीं है, अभी तो पूरे महीने बाकी हैं। फूफी की बात सुनकर अम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं शबनम को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। शबनम के वहाँ पहुँच जाने से तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज में भी मदद कर दिया करेगी। अम्मी की बात सुनकर फूफी बहुत ही खुश हो गई थी। उधर मैं खुद कब से इस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे फूफी के घर जाने का मौका मिलेगा। मैंने फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। वहां जाने की तो मुझे अलग ही खुशी हो रही थी। 3 दिन के बाद ही फूफा जी मुझे लेने के लिए आ गए। पूरे रास्ते फूफा जी मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए गए और मैं उनके साथ अपनी फूफी के पास दूसरे शहर में पहुंच गई थी। फूफी के ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरी फूफी के ससुर जी, फूफा जी और मेरी फूफी, इसीलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। फूफी तो मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद के सारे खाने बनाकर रख रखे थे। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। फिर जब मैं फूफी के ससुर को सलाम करने के लिए उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे, मुझे देखकर बहुत ही अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, इसीलिए फूफी मेरे हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर लेकर आई और कहने लगी कि दरअसल मेरे ससुर बहुत सालों से बीमार हैं और काफ़ी उम्र भी हो गई है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे आगे से उनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फूफा जी का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने करवाया था। मेरे उनके ससुर से यह पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे फूफी के घर आए हुए अभी 4 दिन ही हुए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी फूफी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैंने खुद ही संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ तब सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं पसीने से बिल्कुल ही शराब हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ जैसे कि मुझे कोई वहाँ देख रहा है। फिर अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई साया सा नजर आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई है जो मुझे देख रहा था। इस बात ने होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। फूफी के कमरे में पहुंची तो देखा फूफी और फूफा आराम से लेटे हुए थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे वहां देखकर फूफा जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि शबनम अंदर आ जाओ, ये दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने यूं ही बातें बना दी कि मैं फूफा से दूध का पूछने के लिए आई थी। फूफी कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं तुम्हारे फूफा जी से कह दूंगी। और जब मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी तो मेरी नज़र फूफी के ससुर जी पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगे, तुम दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। उनकी यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी और मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे इस तरह की कोई बातें कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। मैं सोचने लगी कि फूफी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से निकल ही नहीं सकते, फिर यह उठ कैसे गए और इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि रोशनदान पर जो भी था वह मेरे वहम नहीं था। वहाँ कोई था जो मुझे देख रहा था, कहीं फूफी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मेरी सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। अगले दिन सुबह फूफा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार लेकर जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही वह मुझे अलग ही नज़र से देखने लगे।
फिर उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं थोड़ी सी हैरान सी हो गई थी। फूफी भी इस वक्त मेरे पीछे ही खड़ी थी और कहने लगी, हाँ वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। फूफी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं फूफा जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई तो फूफा जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने फूफी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि फूफा जी शॉपिंग के बदले मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं। उस रात अचानक ही लाइट चली गई, तभी मेरे कमरे में किसी ने मुझे पीछे से आकर जोर से पकड़ लिया। मैं बहुत ही डर गई थी। मुझे किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी। मैं फौरन ही भागकर अपने कमरे से निकल गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। अब मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता था, लेकिन मैं अंदाजे से दीवार के सहारे सहारे फूफी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने फूफी को आवाज़ दी तो वह कहने लगी, शबनम तुम परेशान ना हो, इमरान अभी लाइट देखने के लिए ही गए हैं, अक्सर हमारे घर की लाइट ही जाती रहती है, तुम परेशान ना हो। फिर फूफी ने अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट जला दी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं फूफी के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई तो फूफी मुझसे कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो शबनम, ज़रा से अंधेरे से इतना घबरा गई हो, फिर मेरा ख्याल कैसे रखोगी। तो फूफी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है फूफी, दरअसल मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली कि यार इमरान तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं, अंधेरे की वजह से तुम डर गई होगी। मुझे समझ नहीं आया कि फूफा को किस तरह से मैं अपनी बात पर यकीन दिलाऊंगा। ये सब कुछ मेरा वहम नहीं हो सकता, कोई तो है जो मुझ पर नज़र रखे हुए था। मेरे दिमाग में बार बार फूफी के ससुर के ही ख्याल आ रहे थे। लाइट ठीक करके फूफा जी कमरे में आ गए तो फूफा कहने लगे, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि शबनम अंधेरे से डर जाएगी, तुम उसके पास चली जाओ। फूफी फूफा जी से कहने लगी, अंधेरा बहुत था, अगर मैं गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि यह इतनी ज़्यादा डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। मैं फूफी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने फूफी को टेंशन देने से मना किया है। मैं वापस चुपचाप अपने कमरे में आ गई और कुंडी बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच ही रही थी कि अब किसी ना किसी बहाने से अपने घर वापस लौट जाऊं, यही ठीक रहेगा। इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन फूफा जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त अपने ऑफिस से घर लौट आए। उस वक्त फूफी दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। फूफा जी किचन में कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला और उन्होंने मुझे पीछे से आकर अपनी आगोश में ले लिया और मुझे चूमने लगे। मुझे उनसे इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ा कर उनकी कैद के बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक कर रह गई थी और मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर फूफा जी ने ज़बरदस्ती कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता और तुम नहाते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारे नहाते हुए की वीडियो है। फूफा जी के उन लफ्ज़ों से तो मेरी सांस ही रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर की घटिया इंसान होंगे। फिर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे वजूद पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्त से निकलती हुए रोते हुए भागकर किचन से बाहर आई तो सामने मेरी फूफी खड़ी हुई थी। मैं फौरन ही जाकर उनसे चिपक गई। उन्होंने मुझे रोता हुआ देखकर कहा, शबनम घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। और फूफा जी को बुरा भला कहते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने रोते हुए फूफी से कहा कि मैं तो फूफा को अपने भाई की तरह ही समझती थी और आज उन्होंने मेरे साथ ही सब करने की कोशिश की है। फूफी अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी, मुझे अपने घर जाना है। मैं ये बात कह ही रही थी कि अचानक से फूफा जी कमरे में आ गए और मैं डर के मारे फूफी से लिपट गई। फिर फूफा ने एक ऐसी सरसरी सी नज़र मुझ
पर दाली और फूफी कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 18 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। फूफी की बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से फूफी से पूछा कि यह आप क्या कह रही है। फूफी और फूफा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मैं हैरानी से फूफी को देख रही थी। वह मेरे बालों में हाथ फेरकर कहने लगी, देखो शबनम, मेरी बात को गौर से सुनो। इमरान के साथ तुम्हें वह सब तो करना ही होगा क्योंकि जो कुछ चाहिए वह तुम ही दे सकती हो और वह इस काम के बगैर मुनासिब नहीं होगा। मैं उनकी यह बात सुनकर मैं गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और फूफी से कहा, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप जानती हैं कि आपके शौहर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी भतीजी पर नज़र जमाए बैठे हैं? ऐसे इंसान आपके और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर फूफी कहने लगी, तुमको इमरान के साथ यह सब कुछ करना ही होगा वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। फूफी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? फूफी ने कहा, मैं माँ नहीं बन सकती। यह बात पता चलने पर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और इमरान को एक बच्चा दे सको। इमरान किसी और का बच्चा गोद लेना नहीं चाहता, उन्हें अपना ही बच्चा चाहिए और इसमें उसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता और कोई भी नहीं था क्योंकि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी सोतन बनाकर अपने सर पर सवार नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस मकसद में तुम्हारी कुर्बानी कर दूं। वैसे भी तुम मेरी सगी भतीजी तो हो ही नहीं, मैं तुम पर तरस खाऊं। मैं इमरान से बहुत मोहब्बत करती हूं और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम हमारी इस कमी को पूरा करो और हमें एक बच्चा दे दो। और अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारी वीडियो हम दोनों मिल वायरल कर देंगे। तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये बात कहकर उन दोनों ने जबरदस्ती मेरे हाथ पांव बैग से बांधकर मेरे मुंह पर टेप लगा दी। फिर उस दरिंदे फूफा ने मेरी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया और मेरी फूफी अपने सामने मेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही थी। वह शख्स मेरी फूफी के सामने मेरे साथ वह सब कुछ कर रहा था और मेरी फूफी मेरे साथ यह सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं तो अब तक फूफा जी को ही अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी फूफी भी इस गंदे खेल में बराबर के हिस्सेदार थी। उनका घर बचाने की खातिर मेरे फूफा ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कितनी अचानक दरवाजे पर मेरी फूफा के ससुर आ गए और उन्होंने ये नाज़बा हरकत करते हुए फूफा जी को देख लिया था। उन्होंने गुस्से से चीखकर अपने बेटे को पुकारा और कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आए इस मासूम बच्ची के साथ खिलवाड़ करते हुए? मुझे तुम दोनों को अपने बहू और बेटा कहते हुए? फूफी के ससुर को देखकर मेरी जान में जान आई। मेरी फूफी के ससुर ने मेरा हाथ पांव खोले और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप कराने लगे। मुझसे कहने लगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम बहुत मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करना। लेकिन तुम इतनी मासूम थी कि मेरी बात को समझ ही नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम तुम्हें अपनी फूफा और फूफी का असली चेहरा तो नजर आया। इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कल मैं तुम्हारे पापा को बुलाकर तुम्हें उनके साथ तुम्हारे गांव भेज दूंगा। जिस इंसान से मैं इतना डरती थी वही मेरी इज्जत का रखवाला निकला। मुझे तो अपनी फूफी पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। वह रात मेरी सबसे डर भरी रात थी। अगले दिन मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए और मैंने अपनी अम्मी पापा को फूफा और फूफी के बारे में सब कुछ बता दिया। जब मेरी अम्मी पापा को उनकी हरकतों का पता चला तो मेरी अम्मी पापा ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मेरे माँ बाप तो उन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने ये सिला दिया था मेरे माँ बाप के प्यार का, जब हमें अपने ही घर के लोगों से धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब भी मैं उस मंजर के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने अपनी फूफी को अपनी बड़ी बहन की तरह माना था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी अपनी भतीजी समझा ही नहीं। वह तो अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह इस तरह की गिर जाएंगी कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मुझे ही कुर्बान कर देंगी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। क्या राय है इस कहानी में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में।